क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम आपके लिए करने वाले हैं वेन डायग्राम का वन शॉट फाइनल मैराथन क्लास। जी हाँ, आज के क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड लगभग 20 से 25 उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों को आज करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण है। तो ये बस 20 से 25 सवाल आप पढ़ लीजिए। ये हमारा फाइनल क्लास है वेन डायग्राम के ऊपर, वेन आरेख के ऊपर। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, सब लोग तैयार हैं? एकदम शुरू करते हैं। कितने सवाल करेंगे? 25 सवाल। और ये 25 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं वेन डायग्राम के ऊपर। इसके बाद हमें वेन डायग्राम में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यही 20 से 25 सवाल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम इस चैप्टर का पूरा खात्मा हो जाएगा, पूरा अंत हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे, मिक्स क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। फाइनल क्लास है ना ये आपका। पहला क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा आरेख दूध एवं तरल पदार्थ के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो देखिए, दूध जो है ही एक लिक्विड, नहीं तरल पदार्थ है, तो इस तरीके का हमको लग रहा है कि ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाएगा तरल पदार्थ, नहीं ये हो जाएगा तरल पदार्थ, और तरल पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? दूध आता है। तो बहुत ही सिंपल, देख लीजिए कहां ये डायग्राम है। बिल्कुल पहले नंबर प्रश्न। कहेंगे सर पहला ही क्वेश्चन एकदम आसान दिया है आपने, धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ेगा। तो कह रहा है कि दूध के अंतर्गत जो है वो तरल पदार्थ, ऐसा बताना है आपको। ठीक है, तो भाई ये हो गया दूध, और ये हो गया तरल पदार्थ, ये हो गया लिक्विड, और ये उसके अंदर क्या है? ये हो गया दूध। ठीक है, दूध, मिल्क, जो भी कहिए, एज यू विश। तो पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार था और बहुत ही सरल तरीके से हमने उत्तर दिया है। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सी आकृति जानवर, जमीनी जानवर तथा समुद्री जानवर का सही संबंध दर्शाती है? बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। जानवर, निम्न में से कौन सी आकृति जानवर, जमीनी जानवर मतलब जो जमीन पर अपना जीवन यापन करते हैं, और समुद्री जानवर जो समुद्र में अपना जीवन यापन करते हैं। तो भाई समुद्री जानवर हो या जमीनी जानवर हो, जानवर तो जानवर होता है। तो हम एक सर्कल बनाएंगे जानवर के लिए। ठीक है, अब जानवर के अंदर दोनों चीज आता है, आप समझिएगा मेरी बात। जानवर के अंतर्गत दोनों चीज भी आता है। ये मान लीजिए समुद्री जानवर है और ये जमीनी जानवर है, लेकिन हमको एक चीज तो पता है कि कुछ जमीनी जानवर जो है वो समुद्र में भी चले जाते हैं, मतलब पानी में भी चले जाते हैं, और कुछ पानी वाले जमीन पर भी रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे केचुआ, कछुआ आपने सुना होगा, सांप, ठीक है, मेढक। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जमीन पर भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर लेते हैं। बताया तो केचुआ, ठीक है, सांप नॉर्मल, बहुत सारे ऐसे फिश भी हैं, डॉल्फिन वगैरह, जो बाहर भी रह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कुछ दिन। ठीक है, इतना आसान नहीं है उनको मारना। तो हमको लगता है कि ये जमीनी जानवर है और ये जो है ये समुद्री जानवर है। ऐसे बनाइएगा, कहिएगा सर कुछ जमीनी जानवर समुद्र में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं और कुछ समुद्री जानवर जो है वो जमीन पर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि ये वाला जो डायग्राम है वो परफेक्ट डायग्राम है। और 2 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा, एक का तो हो गया बी, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा। सब लोग संतुष्ट हैं इस चीज से? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना। सिंपल बात है भाई। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे जानवर है जो जमीन पर तो रह रहे, मगरमच्छ, इससे बड़ा और क्या कोई उदाहरण हो सकता है? मगरमच्छ, आप उसको जमीन पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पानी में भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सब जगह अपना जीवन यापन कर लेगा। ठीक है, और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी होली स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है सभी बैच पर, अपने सभी दोस्तों को कॉल करके बता दीजिए। ऑफर बस 5 मार्च तक है, उसके बाद सारा डिस्काउंट कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, होली स्पेशल ऑफर आज, कल और परसों 3 दिन का ये स्पेशल ऑफर रखा गया है। चलिए, यहां पर देखिए, इन 4 आकृति में चित्रों का वह आरेख चित्र चुने जो इस प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। एक स्टेशनरी, ठीक है, एक कलम और एक बिस्तर। बताइएगा जरा तीसरा नंबर प्रश्न क्या होगा आपके प्रश्न का उत्तर। देखिए सिंपल बात है, कलम जो है वो स्टेशनरी की समान है। ठीक है ना, कलम, कॉपी, रबड़, पेंसिल, किताब, ये सब कहां आ जाएगा? तो ये स्टेशनरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और बिस्तर, वो बेड तो अलग चीज हो गया, उसका कलम से कोई लेना देना नहीं है। आदमी जरूरी थोड़ी कि पढ़ेगा तो बिस्तर पे ही पढ़ेगा, जमीन पे भी पढ़ सकता है, नहीं मिट्टी में भी पढ़ते हैं लोग भाई। तो हम इस प्रश्न में ऐसे मारेंगे कि सर ये स्टेशनरी का एरिया है और स्टेशनरी में सब कुछ आता है, कलम, कॉपी, पेंसिल, रबड़, इंच, कुछ भी हो। ठीक है, और बिस्तर का कोई लेना देना नहीं है इन दोनों से, तो इसको बाहर रखेंगे।
और ये कहां मिल गया, बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न का पहला उत्तर। सब लोग संतुष्ट हैं हमसे, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्रॉपर एकदम आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। और होली स्पेशल ऑफर जो चल रहा है उसका लाभ आप लोग जरूर उठाइएगा। डाउनलोड अपने दोस्तों को बोलिए, प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। क्या सर्च करना है माय डियर, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। और कौन सा बैच लेना है, कोई भी बैच लीजिए। अभी सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है आरंभ बैच, द्रोणाचार्य बैच और रेलवे फाउंडेशन बैच। हाँ, एसडी यादव में भी 50% डिस्काउंट है, तो बच्चे एसडी यादव की ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि होली के बाद एकदम रेगुलर कर देंगे एसडी यादव बैच को। ठीक है, सब डलवा देंगे, बुक भी डलवा देंगे आपके कोर्स, आपके यहाँ प्रॉमिस। ठीक है, अब कह रहे हैं 3 चीज है, एक है रेखा चित्र, इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र, नहीं भूगर्भशास्त्र, भूगर्भ, हाँ ठीक है भूगर्भ शास्त्र सही तो है। बताइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर होगा, इतिहास, भूगोल, ठीक है ना, और भूगर्भ शास्त्र। तो हमको लग रहा है ना कि ये जो भूगर्भ शास्त्र है उसका संबंध भूगोल से, क्योंकि भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही भूमि के अंदर की चीजों को, ज्वालामुखी, लावा, ये सब जो है कहाँ सीखते हैं हम लोग, दर्रा, ये सब भूगर्भ शास्त्र, मतलब भूमि के अंदर का अध्ययन जो होता है वो भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। और भूगर्भ शास्त्र का संबंध किससे है, भूगोल से। किससे भाई, भूगोल से। इतिहास का भूगर्भ शास्त्र और भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। तो हमको लग रहा है ना कि आप ऐसे लिखिए, आई थिंक मेरे हिसाब से गड़बड़ तो नहीं हो गया, कोई जरूरी नहीं है, भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन साइंस में भी किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल भूगोल है। तो आप ऐसे करिए कि सर ये भूगोल है, भूगोल का अध्ययन, भूगोल के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र भी आता है कुछ एरिया, क्योंकि भूगर्भ शास्त्र का मतलब सिर्फ भूगोल ही नहीं हुआ, साइंस में भी होता है ना, अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ठीक है। तो भूगर्भ शास्त्र, लेकिन इतिहास का कोई लेना देना नहीं, इतिहास आपका एकदम साइड हो जाएगा। तो हम फिर से बी नंबर ऑप्शन की ओर जाएंगे 4 नंबर प्रश्न का। हमारे साथ हैं आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल। ये आखिरी क्लास है, उसके बाद हमारी मुलाकात एप्लीकेशन पर होली के बाद होगी, ठीक है। क्योंकि देखो भाई आज भी फेस्टिवल है, कल भी फेस्टिवल था, पर मैं 1-1, 2-2 क्लास रेगुलर ले रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि राहुल सर लंबी छुट्टी पर चले गए ना, बिल्कुल नहीं। आपको हम हमेशा टाइम देना चाहते हैं, हमेशा हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी एकदम कंटिन्यू मेहनत करें, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और देखिए ये हमारा होली स्पेशल ऑफर है, ओके माय डियर, होली स्पेशल महा ऑफर, 60% डिस्काउंट, सभी बैच के ऊपर 60% का डिस्काउंट है। बस कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर है ना आपके फोन में, अरे आपने तो इंस्टॉल कर ही रखा होगा, क्योंकि आप लोग हमारे पुराने स्टूडेंट अब हो चुके हैं। अगर आपके दोस्तों ने नहीं इंस्टॉल किया है तो उनको बोलिए सिंपल, या तो आप उनको लिंक भेज दीजिए, या बोलिए प्ले स्टोर में सर्च करो ना ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। प्ले स्टोर तो सबके फोन में होता है। अब ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड के साथ साथ आईफोन में भी इंस्टॉल हो सकता है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और आईफोन के साथ साथ आपके लैपटॉप, कंप्यूटर और आपके एंड्रॉइड टीवी में भी इंस्टॉल हो सकता है। मतलब बहुत सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध करा दी है। देख सकते हैं यहां पर कि लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल किया है, 1-2 नहीं, लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल किया है। और सबने एक बहुत, आप लोगों ने ही रेटिंग दिया होगा ना, ये जो 4.7 की रेटिंग है, ये कहां से आया, मैं तो कर नहीं सकता हूं रेटिंग, तो ये आपकी रेटिंग है, क्योंकि भाई एप्लीकेशन पर हम बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। तो अपने दोस्तों को इंस्टॉल करवाइए, और अगर लिंक नहीं मिले एप्लीकेशन का तो आप इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर एप्लीकेशन का जरा लिंक भेज देते, और ऑटोमेटिकली चला जाएगा। 1 मार्च से 5 मार्च तक सभी बैच पर 60% का ऑफ है। सभी दोस्तों को ये जानकारी आप दोगे, प्रॉमिस करो, ठीक है। हाँ 60%, अभी 3 बैच ऑफर एकदम बहुत सेलिंग हो रहा है, बहुत बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। पहला बैच द्रोणाचार्य जो शुरू से फेमस था, अभी भी फेमस है, आरंभ बैच एसडी यादव, रेलवे फाउंडेशन, और कुछ कुछ बच्चे ग्रुप डी वाला भी ले रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी का बैच जो है वो 300-400 में हो रहा है सारा सब्जेक्ट उनको, ठीक है। तो ग्रुप डी में भी, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी भी आई हुई है, तो ऐप एकदम जरूर इंस्टॉल करिए, ठीक है। ऑफर का प्राइस, अरे रे ये तो मैं भूल ही गया दिखाना आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड, वैसे तो एप्लीकेशन पर सारा उपलब्ध है, पर फिर भी कि भाई कौन से बैच की प्राइस कितनी है, तो ये देखिए कितना कम कर दिया गया है भाई। ये जो आप देख रहे हो व्हाइट वाला, ये बैच की एक्चुअल प्राइस है, ये वाला इधर वाला, ये बैच की एक्चुअल प्राइस है। और ये ऑफर देने के बाद देखो क्या हाल हो गया बैच का,
एकदम डाउन, शटर डाउन कर दिया है हमने। वैलिडिटी उधर देख सकते हो, ठीक है। बैनर पर ध्यान मत देना, सीधे बैच पर बाई नाउ करिएगा, आपको प्राइस दिख जाएगा किसका क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कह रहा है माय डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र गाजर, खाद्य और सब्जी वर्ग के परस्पर संबंध को दर्शाता है। बताइएगा जरा, 5 नंबर सवाल, ठीक है, 5 नंबर सवाल, ठीक है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, फटाफट उत्तर दीजिए। 5वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर एकदम आया हुआ है, कह रहे कौन सा रेखा चित्र, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं हमारे साथ। चलो दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। कह रहे कौन सा रेखा चित्र गाजर, खाद्य सामग्री और सब्जी के अंदर। तो देखिए सब्जी में खाद्य है, खाद्य हम देते हैं सब्जी में, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सर ये वाला एरिया खाद्य क्या आएगा, खाद्य पदार्थ नहीं, उसमें जरूरत पड़ती है। खाद्य पदार्थ से सब्जी का निर्माण होता है, बिना आप खेत में खाद्य पदार्थ दिए हुए आपकी सब्जी हो नहीं पाएगी। और सब्जी के अंतर्गत गाजर होता है। मुझे लग रहा है कि हम जो जाएंगे वो 5 नंबर प्रश्न में पहले ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे, नहीं बी की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि खाद्य देंगे तो सब्जी होगा और सब्जी के अंतर्गत गाजर आता है। तो ये वाला एरिया जो होगा वो खाद्य वाला होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो सब्जी वाला होगा, और ये जो अंदर नहीं ये वाला सब्जी वाला होगा, और ये जो अंदर वाला है वो गाजर के अंतर्गत आएगा। तो हम तो भाई पहला ही ऑप्शन चूज करेंगे, मुझे तो यही लग रहा है सबसे बढ़िया। और बहुत सारे स्टूडेंट ए की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थियों का हमने रुख देखा है कि वो लोग बी की ओर भी जा रहे हैं, लेकिन नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी आकृति ईसाई, कैथोलिक और पोप को सही ढंग से दर्शाती है, ठीक है। हाँ तो देखिए पोप जो होते हैं ना वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कैथोलिक के अंतर्गत आते हैं, और कैथोलिक जो होते हैं वो ईसाई के अंतर्गत आते हैं। ये सब जीएस में अच्छे ढंग से पढ़ना है। कह सकते हैं कि सर सभी पोप कैथोलिक होते हैं और सभी कैथोलिक क्या होते हैं, ईसाई होते हैं। देखो ऐसे, सभी पोप जो होते हैं वो कैथोलिक होते हैं, सभी पोप क्या होते हैं, नहीं ऐसे बोलेंगे, समझिए ईसाई के क्या कहिए, एक तरीके से समझिए मेरी बात, ऐसे समझिए, ये हो गया ईसाई वर्ग, ठीक है, ईसाई वर्ग। और ईसाई वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन सा कैटेगरी आएगा, कैथोलिक वाला आएगा, कैथोलिक, कौन सा, कैथोलिक। और कैथोलिक के अंतर्गत जो कैटेगरी आएगी, मेरा बोलना थोड़ा सा गलत हो गया था, पोप वाली कैटेगरी आएगी। तो हम कहेंगे सर सभी पोप कैथोलिक होते हैं, जो पोप होंगे वो कैथोलिक होंगे, और सभी कैथोलिक किसके अंतर्गत, कौन सा धर्म के अंतर्गत आएंगे, ईसाई के अंतर्गत। ये ऑप्शन हम जाना चाहेंगे 6 नंबर प्रश्न में 20 में। देखिए कहां पूछा गया ये भी देखिए, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया सवाल। आप प्रश्नों का लेवल देखिए कि कौन सा सवाल कहां पूछा गया, तो कहेंगे सर ये एसएससी सीजीएल 2015 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो हम बी नंबर प्रश्न की ओर जाना चाहेंगे। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सभी पोप क्या होते हैं, वो कैथोलिक कहलाते हैं, और जितने भी कैथोलिक होंगे वो ईसाई वर्ग के अंतर्गत आएंगे, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, पिता माता और कवित्री, ठीक है ना, पिता माता और कवित्री। तो देखिए अगर पिताजी कविता लिखेंगे तो वो कवि कहलाएंगे, कवित्री नहीं कहलाएंगे। तो हमको लग रहा है ना क्या होगा 7 नंबर प्रश्न का उत्तर, बोलिए। बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए ये माताजी हैं, तो माताजी कवित्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन पिताजी अगर कविता लिखना शुरू कर देंगे तो कवित्री नहीं, वो कवि कहलाएंगे भाई। कवित्री मतलब फीमेल कैंडिडेट, तो माता ही कवित्री हो सकती है ना, तो पिताजी कवि होंगे, तो पिताजी का इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा डायग्राम डी में दिख रहा है, बाकी एक ये वाला है, आई थिंक ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, पिताजी ये माताजी हैं, और माताजी कवित्री हो भी सकती है, कोई जरूरी थोड़ी, हाउसवाइफ भी तो होगी ना पहले, वो कवित्री हो भी सकती है, नहीं मतलब हो सकती है तो माता ही होगी। तो हम डी की ओर जाएंगे,
पिता अगर कविता लिख देना तो वो कवि कहलाएंगे, माता जी अगर कविता लिख दे तो वो कवित्री कहलाएंगी। ठीक है, तो ये बस यही फर्क है, वरना कुछ और आंसर होता, वरना ठीक है। हाँ, वरना कवित्री को बीच में रखते, इधर पिताजी को रखते, इधर माता जी को रखते, लेकिन पिताजी अगर कविता लिखे तो कवित्री नहीं कवि कहलाएंगे। देखिए एक और बेहतरीन, यूपीएससी प्री वाले एग्जाम में, यूपीपीएससी प्री में 2009 में पूछा गया सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बताइएगा। कह रहा है एक रात्रि भोज में मछली और मांस दोनों परोसे गए, कुछ ने केवल मछली ली और कुछ ने केवल मांस लिया, कुछ शाकाहारी जिन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं लिया, बाकी लोगों ने मछली और मांस दोनों लिए। तो निम्नलिखित तर्क के लॉजिक में से कौन सा एक उपरोक्त तर्क को सही को दर्शाता है। देखिए 4 लोग हैं भाई, कुछ लोग मछली खा रहे हैं, कुछ लोग मांस खा रहे हैं, ठीक है, कुछ ने केवल मछली ली और कुछ ने केवल मांस लिया। ठीक है, ये रात्रि भोज में मांस दोनों परोसे गए, कुछ ने केवल मछली लिया, कुछ ने केवल मांस लिया, और कुछ शाकाहारी जिन्होंने कुछ नहीं, मतलब एकदम शाकाहारी होंगे, कुछ एकदम शाकाहारी जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, बाकी लोगों ने मछली और मांस दोनों, मतलब 4 डायग्राम बनेगा, समझिएगा। कुछ लोग मछली लेते हैं, कुछ लोग मांस लेते हैं, कुछ लोग एकदम शाकाहारी, ना 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 हमको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ लोग दोनों लेते हैं। तो ऐसे में कौन सा डायग्राम परफेक्ट होगा बताइएगा जरा, कौन सा डायग्राम परफेक्ट होगा। तो हमको लग रहा है कि आप ये वाला डायग्राम बनाइए, ये जो डायग्राम है ये मांसाहारी का डायग्राम रखिए, मांसाहारी, क्योंकि भाई जो मछली लेगा वो भी मांसाहारी कहलाएगा, जो मांस लेगा वो भी मांसाहारी कहलाएगा, जो मांस और मछली दोनों लेगा वो भी तो मांसाहारी कहलाएगा। तो मांसाहारी में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मछली लेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम सिर्फ मछली लेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सर हम सिर्फ मांस लेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी तो कह रहा है कि हम दोनों लेंगे। तो ये डायग्राम बनेगा, ये मछली का डायग्राम बोल रहा है, ये मांस का डायग्राम बोल रहा है, और कुछ लोगों ने कहा कि ना हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको बस चुपचाप खाने दीजिए, पालक पनीर जो भी है, ठीक है, मंचूरियन वगैरह जो भी है, मतलब एकदम वेज। तो देखिए मांसाहारी में कुछ लोगों ने कहा मछली लेंगे, तो एक डायग्राम मछली का बोला, कुछ लोगों ने कहा मांस लेंगे, दूसरा डायग्राम मांस का, कुछ लोग कहा कि ना हम दोनों खाएंगे भाई। तो ये जो मिला दिया गया है ये डायग्राम जो है वो दोनों के लिए है, मतलब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है कि हम लोग दोनों खाएंगे। अब आप बताइए ये कहाँ दिख रहा है स्पष्ट रूप से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल गया, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा, क्योंकि शाकाहारी वाला जब भी रहेगा तो बाहर रहेगा, वो मांसाहारी के अंतर्गत आएगा नहीं, उसको तो एकदम नफरत हो गया होगा मांस से कि ना ये क्या दिखा रहे हो भाई। मजा आ रहा है आप लोगों को, आनंद आ रहा है एकदम। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, पूरा डाउट एक एक कर करके क्लियर करते रहिए। अगला सवाल स्क्रीन पे रखा जाए, तैयार हैं आप? चलिए, पहला पानी है, दूसरा पर्वत है और तीसरा बांध है। ये भी सवाल आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए सिंपल बात है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से सी कह रहे हो आप लोग ना, सी किसको मानोगे? पानी से पर्वत बनेगा, पानी से बांध बनेगा? नहीं, तो आप ऐसे कहेंगे, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि पानी है पर्वत है, पानी है पर्वत है और बांध है। तो आप ऐसे लीजिए ना कि पानी का कुछ एरिया बांध वाले में भी होगा, टोटल एरिया तो नहीं होगा ना, पानी बांध में भी होता है और पानी पर्वतों पर भी पानी होता है। जब पर्वत पर चढ़िएगा तो वहाँ पे भी पानी मिलेगा, वर्षा होगा तो, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाइए कि सर ये वाला डायग्राम हो गया पानी का, पानी कुछ पानी बांध में भी हो सकता है, कुछ पानी पर्वत पे भी हो सकता है, मतलब कुछ पानी जमीन के निचले सतह में और कुछ पानी जमीन के ऊपर वाले सतह में। ऐसा थोड़ी है ना कि बरसात होगा तो पर्वत पर पानी नहीं जमेगा, बिल्कुल जमेगा। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि पानी का कुछ हिस्सा बांध में भी होता है, कुछ हिस्सा पर्वत में भी होता है, और ये दिख गया डी नंबर ऑप्शन में। संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत गलती हो रहा है आप लोगों का, नहीं? होली एकदम जम के मनाइएगा एकदम, ठीक है, पूरा एकदम।
बढ़िया से। सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, पर होली मनाते मनाते ये भी ध्यान रखना है कि अच्छा जो ऑफर चल रहा है वो 5 मार्च तक ही है, ठीक है। तो 5 मार्च तक आपको अपने दोस्तों को ये बैच के बारे में पूरा डिटेल दे देना है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, क्वेश्चन नंबर 10, बताइएगा जरा क्या आंसर होगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, हाँ, उसमें मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। देखिएगा एकदम सिंपल है, सामाजिक विज्ञान जो है ना एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत आपको समाज शास्त्र भी पढ़ना है और मनोविज्ञान भी पढ़ना है। बिल्कुल जीएस में ये सब नॉर्मल चीज है। तो हम कह रहे हैं कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो हम इसको मान लेंगे सामाजिक विज्ञान। इसको क्या मान लेंगे, कहेंगे सर ये है सामाजिक विज्ञान। पहला ही ऑप्शन हमें आंसर दिख रहा है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जैसे देखिए बायोलॉजी में होता है ना, जूलॉजी और बोटनी पढ़ना होता है, वैसे ही है बायोलॉजी के अंतर्गत। साइंस में भी होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना होता है। बायोलॉजी में भी, अब बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके भी अंतर्गत, ठीक है ना, हाँ, उसके भी अंतर्गत जो है वो आपको जूलॉजी और बोटनी। हिस्ट्री में भी देखिए, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, अब उसके अंदर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना होता है, उसके अंतर्गत मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना होता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होता है। तो ये क्या, ये सब टॉपिक है। तो वही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दो, एक आता है मनोविज्ञान, ठीक है, और एक होता है समाज शास्त्र। तो हम तो पहला ही नंबर ऑप्शन में जाएंगे 10 नंबर प्रश्न का, ठीक है। संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न है। सवाल नंबर 11 कि कौन सा वेन आरेख महिलाएं, माताओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो एक महिला जो है वो माता तो जरूर होगी, अगर नहीं, हाँ सही कह रहे हैं ना, हाँ, एक महिला जो है वो माता तो जरूर होगी। जैसे अगर कोई महिला है, कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो वो किसी न किसी की तो माँ होगी, ठीक है। और वो डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, समझ रहे हैं। एक महिला जो है वो माता होती है, ठीक है ना, पर वो एक डॉक्टर है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है वो महिला हाउसवाइफ हो सके वो महिला बहुत बड़ी लड़ाकिन हो सके वो महिला गाय हो, ठीक है ना। वो आपने देखा आजकल एक रील्स वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ठीक है, कि भाई लेकर तो गाय आए थे, पता नहीं कब नील गाय बन गई, ठीक है। आजकल ड्रम भी बहुत ज्यादा बिक रहा है ग्रीन वाला, तो थोड़ा बच बचा के रहो, होली का माहौल है, बीवी जो भी बोले ला दो, ठीक है। उन लोगों को जो शादीशुदा है उन लोगों को एकदम सख्त हिदायत है कि थोड़ा होली है, डर के रहो 2-4 दिन, बीवी जो बोले उससे एक्स्ट्रा ला दिया करो, ठीक है। क्योंकि अभी जो है पूरे इंडिया में वो जो ग्रीन वाला ड्रम है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत सेलिंग बढ़ गई है उसकी, पता नहीं कहाँ यूज हो रहा है भगवान जाने, पर महिलाएं जा रही है आजकल दुकान पे ड्रम लाने के लिए, ठीक है। तो बच बचा के रहा करो, आजकल जान है तो जहान है, ठीक है। तो वही है भाई, ठीक है, हाँ। तो वही कहा गया है कि भाई गए थे तो गाय लाने, पर पता नहीं कब नील गाय बन गई। तो ये देखिए आप लोग, तो हमको लगता है कि ये वाला लीजिए कि एक महिला जो है वो माता होती है, एक महिला क्या होती है, माँ होती है, परंतु वो डॉक्टर है या नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट श्योर, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो 11 नंबर सवाल है इसका भी उत्तर हम पहला ही माने। क्या बात है, पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा आंसर हो रहा है जी, हाँ। वो महिला जो है डॉक्टर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, इसलिए आधा डायग्राम हमने अंदर डाला है, आधा डायग्राम हमने बाहर डाला है कि वो एक महिला जो है, ठीक है, वो माता तो होगी, किसी ना किसी की तो माँ होगी, ठीक है, भले अपनी माँ ना हो, चचेरी, मौसी, मासी जो भी है, ठीक है ना, लेकिन वो डॉक्टर है या नहीं ये श्योर नहीं, हो सकता है वो एक डॉक्टर भी हो सकता है हाउसवाइफ हो। ये हमारा फाइनल क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए वेन आरेख के लिए उचित समुच्चय चयन करिए। मतलब ये ABC देखिए और उसमें बोलिए कि पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा। 12 नंबर सवाल, जल्दी बताइए कौन सा। पुरुष पिता, तो एक पिता तो पुरुष होगा ही होगा, तो पिता के अंतर्गत पुरुष होना चाहिए, पहला नंबर तो गड़बड़ हो गया। डॉक्टर मानव, तो ये भी गड़बड़ है
कि एक मानव जो है, ठीक है ना, या फिर एक डॉक्टर जो है वो क्या है, मानव है, ठीक है, परंतु गाय बाहर होगा, वो डायग्राम नहीं है। बिल्कुल, दो डायग्राम तो हमारा शुरू में ही गड़बड़ हो गया, बिल्ली, खिलौना और लड़की। देखिए बिल्ली का खिलौना से कोई लेना देना नहीं है और खिलौना का लड़की से लेना देना है, लेकिन ऐसे हो सकता है एक लड़की खिलौना खेल भी सकती है, नहीं भी खेल सकती है, लेकिन बिल्ली का ना तो खिलौना से कोई लेना देना है, नहीं तो लड़की से कोई लेना देना है। बिल्ली का तो भाई दूध मिल जाए तो वो एकदम निकल के भाग जाएगी पूरा। तो ए बी सी तो हमारा ऐसे ही एकदम देखकर ही गलत हो गया। ऑफिस बॉय, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित बॉय। ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि एक ऑफिस लड़का जो है, ठीक है ना, एक ऑफिस का बॉय जो है, ऑफिस लड़का, वो सरकारी कर्मचारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है ना कि आप सरकारी ही ऑफिस ही जा रहे होगे, प्राइवेट लिमिटेड होगा। परंतु अगर वो एक ऑफिस बॉय है, वो ऑफिस जा रहा है, या फिर वो एक सरकारी कर्मचारी है, तो ये तो निश्चित है कि शिक्षित व्यक्ति तो जरूर होगा, पढ़ा लिखा होगा। अब बकलोल कौन जाएगा ऑफिस जी? अरे कुछ नहीं तो मैट्रिक इंटर बीए तो जरूर किए हुए रहेगा। तो एक ऑफिस बॉय जो है वो या तो सरकारी कर्मचारी हो भी सकता है, ये ऑफिस बॉय है, ये सरकारी कर्मचारी है और ये एजुकेटेड पर्सन है। तो अगर एक ऑफिस बॉय जो है वो सरकारी कर्मचारी हो भी सकता है, जैसे अगर कोई लड़का कह रहा है कहाँ जा रहे हो भाई, तो ऑफिस जा रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है ना वो सरकारी ऑफिस जा रहा होगा, प्राइवेट लिमिटेड भी में भी हो सकता है। परंतु अगर वो ऑफिस जा रहा है और वो एक कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पढ़ा लिखा तो जरूर होगा, एजुकेटेड पर्सन। तो हम जो जाएंगे ये डी नंबर ऑप्शन में ही जाएंगे, ये ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है। 12 नंबर प्रश्न का डी आंसर। आप लोग एकदम साथ दे रहे हो मेरा इस चीज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। आरआरबी एएलपी परीक्षा 2018, ये देखो ना, ये यहां ध्यान दो, ठीक है, यहां ध्यान दो भाई, कौन सा सवाल कब पूछा गया है। आरआरबी एएलपी परीक्षा 2018 का पूछा गया सवाल है ये, ठीक है, और बहुत तगड़ा प्रश्न है ये माय डियर। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। एक बस्ती में 30 से 55 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नौकरी करने वाले लोग, ये सर्कल जो है, ये गोला जो है, ये बड़ा वाला गोला जो है वो नौकरी वाले लोगों को दर्शा रहा है। ये क्या कर रहे हैं भाई? नौकरी कर रहे हैं। ये जो छोटा वाला गोला है ये पिछड़े लोग हैं, ईबीसी वगैरह पिछड़े लोग हैं भाई, पिछड़े लोग हैं। और जो ट्रायंगल है, त्रिभुज जो है, वो शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है, शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। पहला सवाल जो आपके फोन के स्क्रीन पर है, कह रहे नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल शिक्षित, केवल पिछड़े और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या का योग का अनुपात। ठीक है, पहले देखिए, पहले क्या पढ़ा, नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोग। पहला पॉइंट में देखिए, पहले जो बोला वो कह रहा है नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोग। नौकरी करने वाले पिछड़े और अशिक्षित लोग। तो पहले नौकरी करने वाले कौन है भाई? बड़ा वाला सर्कल जो है ये नौकरी करने वाले लोगों को दर्शा रहा है। और नौकरी करने वाले के साथ साथ वो पिछड़ा भी होना चाहिए और अशिक्षित भी होना चाहिए। नौकरी करने वाले पिछड़े लोग और अशिक्षित भी होना चाहिए। तो देखिए पिछड़ा और अशिक्षित सिर्फ यही 5 है, जो नौकरी भी कर रहा है और शिक्षित नहीं है। नौकरी कर रहा है लेकिन शिक्षित जो है वो ट्रायंगल के अंतर्गत आएगा। नौकरी भी कर रहा है, बड़ा वाला सर्कल नौकरी को दर्शा रहा है, परंतु नौकरी के साथ साथ वो पिछड़ा लोग है और अशिक्षित है। शिक्षित वाले में नहीं आना चाहिए, शिक्षित ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बिल्कुल भी नहीं आया। तो भाई ऐसे लोगों की संख्या 5 है। देखिए नौकरी करने वाले अशिक्षित लोग, तो शिक्षित कौन कौन है? जो त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। तो ये शिक्षित है, ये शिक्षित है, ये शिक्षित है और ये शिक्षित है। अब बताइए नौकरी करने वाले अशिक्षित लोगों की संख्या, ठीक है, तो नौकरी करने वाला भी होना, नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोग, पिछड़ा भी होना चाहिए और साथ साथ अशिक्षित भी होना चाहिए, ठीक है ना, शिक्षित नहीं होना चाहिए, अशिक्षित होना चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या 5 है।
और उसके बाद कह रहा है केवल पिछड़ा, केवल नौकरी और केवल शादीशुदा करना। चलिए ये तो मिल गया। अब हम इसको फिर से देखते हैं। कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है केवल पिछड़ा, सिर्फ पिछड़ा हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। केवल पिछड़ा, नौकरी, केवल नौकरी और केवल पिछड़ा और केवल नौकरी शुदा लोगों की संख्या। केवल पिछड़ा प्लस केवल नौकरी। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है भाई। केवल पिछड़ा होना चाहिए और केवल नौकरी करना चाहिए। तो पिछड़ा कौन है भाई? पिछड़े लोग में केवल में आएगा 17 लोग, एकदम अकेला उधर है। और केवल नौकरी करने वाले में सिर्फ 7 लोग आएंगे, जो अकेला सिर्फ है। तो सीधे कहेंगे 17 + 7, 17 7 24 लोग। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो उधर 5 आया था, इधर 24 आया। तो इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा वो 5 अनुपात। गड़बड़ हो गया। क्या कह रहा है? नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल शिक्षित, केवल पिछड़ा, अच्छा केवल शिक्षित भी जोड़ना है भाई। केवल नौकरी, केवल पिछड़ा और प्लस केवल शिक्षित भी होना चाहिए। एक लाइन तो हमने देखा ही नहीं, मतलब जो केवल वाला, सिंगल वाला। तो केवल शिक्षित लोग हैं 8, केवल पिछड़ा लोग हैं 17 और केवल नौकरी लेने वाले 7, 17 7 24 8 32। तो इनका जो रेशियो होगा वो 5 उधर होगा, 32 इधर आएगा। 5 अनुपात 32 और ये 5 अनुपात 32 जो होगा वो पहले नंबर ऑप्शन में पहला ऑप्शन उपलब्ध है। ठीक है, 5:32 इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपी में एकदम नोट करिए माय डियर। ठीक है, 5:32 इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर। बोलिए आगे बढ़े हम लोग। बोलो माय डियर, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? हाँ एकदम, बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा, कंफ्यूजन थोड़ा सा बड़ा था इसमें। एक पॉइंट छूटा, उसके बाद समय लगा, लेकिन सवाल को भी तो देखिए, कितना दमदार प्रश्न है ये। हाँ चलिए अगला सवाल। यदि यह संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करता है तो इनमें से युवा स्नातक कितने हैं? युवा और स्नातक, युवा प्लस स्नातक, युवा प्लस स्नातक कितने हैं भाई? तो स्नातक और युवा दोनों होना चाहिए। तो इसमें युवा स्नातक कितने हैं बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी बताइए फटाफट। देखिए स्नातक और युवा में ये आ रहा है, ठीक है, स्नातक और युवा में 20 आ रहा है और स्नातक और युवा में 10 भी आ रहा है। अब 10 स्नातक युवा के साथ साथ नियोजित है, इसमें हमारी क्या गलती है? अब वो इसमें ये थोड़ी कर रहा है कि वो नियोजित नहीं होना चाहिए। तो स्नातक प्लस युवा में 20 लोग और प्लस 10 लोग, यानी 30 लोग होंगे माय डियर। और ऑप्शन में भी 30 लोगों का एंट्री हो रहा है। सवाल एकदम क्लियर कह रहा है कि एसएससी स्टेनो परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है कि यदि संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करता है, इसमें युवा स्नातक कितने? तो युवा ये वाला सर्कल हुआ, स्नातक ये वाला, इन दोनों में मैच कर रहा है 20 और 10। ठीक है, 10 हालांकि स्नातक युवा के साथ साथ नियोजित है, तो यहाँ पर कहाँ कह रहा है कि वो नियोजित नहीं होना चाहिए? तो हम उसको काहे छोड़ दे भाई? तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 30 होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यानी 14 नंबर प्रश्न का उत्तर। कुछ लोग 20 कह रहे हैं, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, 10 को आप काहे छोड़ोगे? कोई तुक बनता है छोड़ने का? उन संख्याओं का योग्य बताओ जो समचतुर्भुज में है लेकिन वर्ग में नहीं। समचतुर्भुज में है लेकिन वर्ग में नहीं है भाई, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट उत्तर करिए। समचतुर्भुज में है, क्या कह रहे हैं? उन संख्याओं का योग्य बताओ जो समचतुर्भुज में है लेकिन वर्ग में नहीं। अच्छा, सिर्फ समचतुर्भुज में, वर्ग में नहीं होना चाहिए। 4 है, 9 है और 2 है, 15। अरे भाई वर्ग में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला एरिया छोड़ दीजिए, ये समचतुर्भुज में है ही नहीं। तो समचतुर्भुज में यही तीनों है ना जो वर्ग में नहीं है। 9 4 13 2 15, कहाँ गया? 20 द करेक्ट आंसर।
15 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। आगे बढ़े, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर। 16 नंबर में कह रहा है कि एक ये जो सर्कल दर्शा रहा है वो शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है अंडाकार वाला एरिया, ये कार्यरत लोगों को दर्शा रहा है। और ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो नौकरी में जो पक्के वाले लोग हैं, जिन्होंने नौकरी कर रखी है, उनको दर्शा रहा है। तो यहां पर एक सवाल पूछ रहा है कि उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो शिक्षित हो, नौकरी में हो, किंतु पक्की। तो सवाल क्या पूछ रहे हैं भाई? 16 नंबर सवाल कहाँ गया? लीजिए, कट गया क्या 16 नंबर? 16 इसीलिए बुक रखते हैं ना, ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अच्छा, सवाल ऊपर है, कह रहा है उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो शिक्षित हो, नौकरी में हो, किंतु पक्की नौकरी में ना हो। शिक्षित हो, उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो शिक्षित हो, शिक्षित और प्लस नौकरी में हो, परंतु पक्की वाली मतलब सरकारी नौकरी में नहीं हो। ठीक है ना, नौकरी में पक्का। तो भाई नौकरी में पक्का ये वाला है, इसको मिटा दीजिए। नौकरी में पक्का ये है तो इसको मिटा दीजिए। शिक्षित होना चाहिए और कार्यरत, कार्यरत मतलब कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में। तो शिक्षित के साथ साथ कार्यरत होना चाहिए, पर तो पक्की नौकरी नहीं होनी चाहिए। ऊपर में बी प्लस डी, ऐसे दो लोग हैं। देखिए ना, जो शिक्षित वाले में भी आ रहे हैं और कार्यरत यानी किसी कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। यस या नो? बी प्लस डी यानी करेक्ट आंसर सी होगा 16 नंबर प्रश्न का। आज आप लोग कहोगे कि भाई होली से पहले बहुत ही बेहतरीन क्लास पढ़ा के सर ने क्लास को बंद किया। हाँ, अब मुलाकात सीधे होली के बाद होगी, 2 दिन की छुट्टी। एक आध क्लास यूट्यूब पे होगा, आप आ जाइएगा, ठीक है। नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आपको हमारी क्लासेस दिख जाएगी। जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉर्मल सर्च करना है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर 16 का हो गया सी। 17 नंबर बताइए जरा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। आपके ऊपर मैंने छोड़ा है 10 सेकेंड के लिए। बताइए। कह रहा है कि जहां आयत जो है वो चित्रकार को, आयत किसको दर्शा रहा है? चित्रकार को, पेंटर को। आयत चित्रकार को, वृत्त खिलाड़ियों को। वृत्त है भी? अच्छा, मुझे लगा वर्ग है। वृत्त खिलाड़ियों को सीजी पटवारी 2016 में पूछा गया सवाल है। जो लोग सीजी वाले हैं ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ वाले पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सीजी पटवारी में, ठीक है। तो ये आयत जो है वो चित्रकार को, वर्ग जो है वो खिलाड़ियों को, और त्रिभुज जो है वो चिकित्सक को, इसको चिकित्सक को दर्शाता है। त्रिभुज क्या करता है? चिकित्सक को दर्शाता है। तो सवाल जो आपके ऊपर दागा गया है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो चित्रकार है ना तो चिकित्सक है। खिलाड़ी हो लेकिन चित्रकार के अंतर्गत, तो चित्रकार के अंतर्गत इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। चित्रकार हो ना ही चित्रकार हो ना ही चिकित्सक, तो चिकित्सक में इसको मिटा दीजिए, इसको। बचा कौन भाई? एक लौता बच गया कि ऐसे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 25 है। 25 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ना तो चित्रकार है ना तो चिकित्सक है, सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी है। करेक्ट आंसर डी होगा, राइट आंसर होगा डी, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न जो सीजी पटवारी 2016 में पूछा गया सवाल है, उसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। लॉक किया जाए कॉपी में। चलिए, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करिए जिसमें एक वृत्त, एक वर्ग और एक त्रिकोण है तथा उनके नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा दिए गए आरेख के अनुसार सही है?
बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा। कह रहा है ए तथा बी तीनों आकृति में है। भाई कहाँ बी, ए तो लग रहा है कि नहीं, कहाँ ए उसमें है, ए तो सिर्फ इन दोनों में, तीनों में कहाँ है, पहला ही लाइन गलत हो गया। ई ए बी तथा सी तीनों, जब ए ही तीनों में नहीं हुआ तो ये सब कैसे तीनों में हो जाएगा, ई तो अकेला है भाई, ठीक है। एफ सी डी बी तथा ए तीनों में लिए, जब एक में नहीं हुआ तो सब में कैसे हुआ। केवल बी तीनों आकृति में, देखिए बिल्कुल सही कह रहा है, ये केवल बी जो है वो तीनों आकृति में, तीनों डायग्राम में दिख रहा होगा, स्क्वायर में भी, सर्कल में भी और ट्रायंगल में भी, देख लीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा वो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा डी। 25 सवाल पूरा करके देंगे, फाइनल क्लास है ये हमारा वेन डायग्राम के ऊपर। अगले दिन हमारी मुलाकात एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 1 से 7 तक अंकित क्षेत्र में कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं होना, परिश्रमी होना ही नहीं चाहिए। परिश्रमी का कौन सा सर्कल, कौन सा डायग्राम है, वो वर्ग वाला है, तो वर्ग में कह रहे हैं परिश्रमी नहीं होना चाहिए, तो वर्ग में जितने भी दिख रहे हैं ना सबको मिटा दीजिए। ये वर्ग में है, मिटा दीजिए, ये वर्ग में है, मिटा दीजिए, ये वर्ग में है, मिटा दीजिए, ये वर्ग में है, मिटा दीजिए। क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ कह रहा है कि ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है, शहरी हो यानी त्रिभुज में हो और शिक्षित हो, वर्ग में भी हो, तो त्रिभुज और वर्ग दोनों में दिखने वाला, क्योंकि एक तो ये वाला त्रिभुज में ही है सिर्फ, ऐसे लोगों की संख्या सी नंबर ऑप्शन में आंसर करेगी, यानी 19 नंबर सवाल का जो उत्तर होगा वो सी होगा। बोलिए संतुष्ट हैं आप लोग, आगे बढ़े। हाँ, पूरा 25 सवाल और इस चैप्टर का पूरा समापन, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। हम आगे बढ़े। एक और बेहतरीन प्रश्न, यहां पर 2 सवाल है, 20 और 21 दोनों एक साथ रख दिया है हमने, दोनों को सॉल्व कर देंगे। देखिए ये जो वर्ग है वो कॉलेज में लड़कों को दर्शाता है, ये वाला कलाकार को दर्शा रहा है और ये वाला गायक को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर पहला सवाल, ऐसे कॉलेज के छात्र जो कलाकार है लेकिन गायक नहीं होना चाहिए, तो गायक वाला एरिया मिटा दीजिए। गायक में ये वाला है ना, जो नहीं होना चाहिए उसको मिटा दीजिए। देखिए गायक वाला ये पूरा एरिया है ना, तो मिटाएंगे तो पूरा मिटेगा ना उसके अंदर। देखिए 4 लोग थे, चारों को मिटा दिया हमने। तो कह रहा है कि ऐसे कॉलेज के छात्र जो कलाकार तो है लेकिन गायक नहीं है, कलाकार होना चाहिए, लेकिन कॉलेज का छात्र भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए, परंतु वो गायक नहीं होना चाहिए। कॉलेज का छात्र और कलाकार दोनों में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा। संतुष्ट? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। कह रहे ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार है लेकिन गायक नहीं है, कौन सा अक्षर इसे निरूपित करता है। 20 नंबर सवाल। बिल्कुल सही है, 20 का बी होगा भाई, और आंसर में भी बी है और ऑप्शन में भी बी है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा ये 21 नंबर, अब इसको मिटाना है ना, क्योंकि यहाँ पर नया कंडीशन लगेगा। सीख गए, मिटा दीजिए। ऐसे कलाकार जो ना कॉलेज के छात्र है ना ही गायक है, सिर्फ कलाकार होना चाहिए, तो कलाकार में बेचारा अकेला होने वाला वो एक लौता है, वो है यफ। कौन है भाई, यफ। यफ जो है वो कलाकार तो है, ना तो वो कॉलेज के छात्र में आता है ना गायक में आता है। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया डी। बड़े आगे, मजा आ रहा होगा आज के क्लास में, आज के सेशन में आप लोगों को, ठीक है, पूरा एकदम नहीं। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, यहां से 4 सवाल हम करेंगे, 22 से लेकर 25 तक, ठीक है। ये जो एरिया है वो संसद सदस्यों के लिए है, ये राजनीतिज्ञ के लिए है, ये अध्यापक के लिए है, और ये सर्कल जो है वो स्नातक के लिए। निम्नलिखित में ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ हैं जो ना तो अध्यापक है और ना ही स्नातक है। अच्छा, वो सिर्फ राजनीतिज्ञ होने चाहिए, इसके अलावा उनका किसी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिज्ञ का मतलब वो ट्रायंगल में आना चाहिए, ट्रायंगल में तो वो आने चाहिए, परंतु ट्रायंगल के साथ साथ वो किसी और में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। ना तो अध्यापक है ना स्नातक। देखिए ये अकेला एक राजनीतिज्ञ है,
जो क्या है वो किसी और में नहीं आ रहा है। लेकिन ए के अलावा और भी एक है, क्योंकि ऑप्शन बी 2 ठो है। तो एक देखिए बी, वो राजनीतिज्ञ तो है लेकिन बस संसद का सदस्य है, वो ना तो स्नातक वाले सेक्शन में आ रहा है ना तो अध्यापक वाले में। तो यही तो कर रहा है कि ना तो वो अध्यापक हो और ना ही स्नातक हो। अब संसद सदस्य है तो उसमें हमें क्या लेना देना। तो हम करेक्ट आंसर डी को मारेंगे, ए और बी। बहुत बढ़िया, बस 25 सवाल करेंगे, 22 हो चुका है, 3 सवाल 4 सवाल और पूरा चैप्टर। इसमें कितना तक है, 25 या 26 तक होगा। यूपी बीएड 2008 में पूछा गया सवाल है, यूपी बीएड 2008 में पूछा गया सवाल है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए फिर से वही डायग्राम सेम रहेगा, 25 तक आपको। यहाँ पढ़िए, कौन से ऐसे संसद सदस्य कौन है जो स्नातक भी है और अध्यापक भी है। पहले तो वो संसद का सदस्य होना चाहिए, करेक्ट आंसर ये वाला सर्कल होगा। संसद सदस्य के साथ साथ, संसद के सदस्य के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए और अध्यापक भी होना चाहिए। तो स्नातक यानी ये वाले सर्कल में भी आना चाहिए और अध्यापक यानी ये वाले सर्कल में भी आना चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसा व्यक्ति है और वो व्यक्ति है यच। ध्यान से देखिए, वो व्यक्ति है यच, यानी 23 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। संसद सदस्य के साथ साथ अध्यापक और स्नातक दोनों। अब अध्यापक है तो भाई स्नातक तो कॉमन चीज है, ठीक है। आगे बढ़े, 2 और सवाल डाउट क्लियर करके टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए, कौन से स्नातक या अध्यापक लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। भाई राजनीतिज्ञ का सेक्शन बहुत बड़ा हो है, ये है राजनीतिक का सेक्शन। इसमें जितने लोग हैं सबको मिटा दीजिए, क्योंकि कह रहे हैं राजनीतिज्ञ नहीं है, सबको मिटा दीजिए। ये बड़ा बढ़िया प्रोसेस है माय डियर। मिट जाएगा तो वो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा तो उसके ऊपर फोकस ही नहीं होगा। कह रहा है कि कौन से ऐसे स्नातक या अध्यापक है, या तो स्नातक होना चाहिए या तो अध्यापक होना। अध्यापक में यफ बचा है जो उससे बाहर है, और स्नातक में ई बचा है, यानी यफ और ई, या कहिए डी नंबर आंसर। करेक्ट आंसर 24 का डी। क्लियर है, आगे बढ़े, मजा आ रहा है एकदम। आखिरी सवाल, काउंट डाउन खत्म, 2 सवाल, इसके बाद एक और सवाल है। कह रहा है कौन से स्नातकों का ऐसा समूह है जो कि राजनीतिज्ञ भी है और अध्यापक भी। स्नातक भी होना चाहिए, राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए और अध्यापक भी होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, पहले स्नातकों का समूह हो जाए, स्नातक यानी ये वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए, राजनीतिज्ञ यानी अच्छा ये बड़ा वाला, वो तो सब में आ जाएगा। और राजनीतिज्ञ भी है और अध्यापक भी होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए। तो हमको लग रहा है ना कि ये 2 ठो इसमें धरा गया, इस बार एल और एच दोनों धरा जाएगा, एल और एच दोनों धरा जाएगा, यानी 25 नंबर प्रश्न का पहला आंसर। ठीक है, एकदम वो तो देखने की बात है। मैं तो पूरा डायग्राम एकदम सर्कल बना बना के जैसे लग रहा है कि हम 5 क्लास में बच्चों का नवोदय का एग्जाम करवा रहे हैं आप लोगों को फाइनल। ठीक है, एल और एच करेक्ट आंसर। क्लियर है, एक बार आप भी रिवाइज कर लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। आखिरी सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, इस मैराथन का आखिरी सवाल, ठीक है। हाँ, और होली से पहले का ये आखिरी सवाल कौन सा राजनीतिक का समूह संसद सदस्य नहीं है। संसद सदस्य नहीं होना चाहिए भाई, ये वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए तो इसको रखे क्यों है, मिटा देते हैं। कह रहे कौन सा राजनीतिज्ञ का समूह है, राजनीतिज्ञ का समूह है जो संसद का सदस्य नहीं है, परंतु वो राजनीतिक का समूह होना चाहिए। तो राजनीतिक में तो ये पूरा आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला आ जाएगा ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, बिट गया 1 2 3 4 लोग, ADLC लीजिए। उम्मीद है कि आज का सेशन, आज की क्लास एक शानदार क्लास रही होगी आपके लिए। और आप जो हमारे एप्लीकेशन पर महा ऑफर चल रहा है, होली स्पेशल 5 मार्च तक ऑफर रहेगा। आप अगर आपके दोस्तों ने अगर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर उनको बताएंगे और ऑफर का लाभ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग भी SD यादव बैच में जुड़ सकते हो, क्योंकि अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट है और होली के बाद SD यादव को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ओके, चलो।